नमस्कार दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको लंग कैंसर के सिम्टम्स और उसके अलग अलग टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताई। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, लंग कैंसर का ट्रीटमेंट करने से पहले हमको मालूम करना पड़ता है कि पेशेंट का स्टेज क्या है, क्योंकि पूरा जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि उसका स्टेज क्या है। स्टेज मालूम करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो पेट सीटी स्कैन है। पेट सीटी स्कैन में पूरी बॉडी का स्कैनिंग होता है और उसमें हमको मालूम पड़ जाता है कि बीमारी लंग्स में ही है या फिर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है। तो हमको एक बार मालूम पड़ गया कि स्टेज कौन सा है। तो क्या होता है कि लंग कैंसर में 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टेज 1, 2 और 3 ये जो होते हैं उसमें अपने इंटेंशन ऑफ डूइंग ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट करने का उद्देश्य जो है वो क्यूरेटिव होता है, मतलब हम बीमारी पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमारा उद्देश्य होता है। और स्टेज 4 जो होता है जिसको बोलते हैं मेटास्टेटिक स्टेज। तो स्टेज 4 में क्या होता है कि बीमारी अपनी ओरिजिनल जगह से हटकर कहीं और पे चला जाता है, जैसे कि लंग्स में तैयार हो गया, उसका स्प्रेड ब्रेन में हो गया या फिर बोन में हो गया, तो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो स्टेज 4 में हमारा इंटेंशन ऑफ डूइंग ट्रीटमेंट होता है पैलिएशन, मतलब पेशेंट का तकलीफ कम करना, उस चीज़ को बोलते हैं पैलिएशन। और स्टेज 1, 2, 3 में होता है क्यूरेटिव, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करने का हम कोशिश करते हैं। तो ये हो गए इंटेंशन। अभी लंग कैंसर में बेसिकली 2 टाइप के कैंसर होते हैं, एक होता है एडेनोकार्सिनोमा और दूसरा होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। इसके अलावा भी कुछ होते हैं पर मोस्ट कॉमन यही होते हैं। ये होने के बाद और हमको एक बार स्टेज मालूम होने के बाद अगला ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। लंग कैंसर जो बीमारी है उसमें 80% पेशेंट जो होते हैं वो स्टेज 4 में डिटेक्ट होते हैं, मतलब जब उनका डायग्नोसिस होता है तभी उनका ऑलरेडी मेटास्टेसिस हो चुका होता है। और ओनली 20% पेशेंट जो होते हैं वो लोकलाइज या जिनका सिर्फ वहीं पर लंग्स में ही बीमारी होता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड यही पैटर्न देखा गया है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स में इंटेंशन ऑफ डूइंग ट्रीटमेंट इज पैलिएशन। तो मैं शुरू करता हूँ कि स्टेज 4 में ट्रीटमेंट क्या है और उसके बाद में इनिशियल अर्ली स्टेजेस में क्या किया जाता है वो बताता हूँ। अगर पेशेंट का बीमारी स्प्रेड हो चुका है, कहीं हड्डी में स्प्रेड हो गया है, ब्रेन में हो गया है, तो पहली तो बात है कि पेशेंट का हमको देखना पड़ता है कि सिम्टम्स क्या है, मतलब पेशेंट को तकलीफ क्या हो रही है। अगर पेशेंट का बीमारी बोन में गया है तो पहली बात तो हमको पेशेंट को सिम्टम कम करना ज़रूरी है। तो अगर पेशेंट को बोन पेन हो रहा है तो हम पेशेंट को हड्डी को रेडिएशन थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट का बीमारी कहीं ब्रेन में स्प्रेड हो गया है तो ब्रेन को भी रेडिएशन थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है। रेडिएशन थेरेपी जो है ये पैलिएशन, मतलब पेशेंट का सिम्टम कम करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार पेशेंट का ऐसा मानना होता है या फिर बिलीफ ऐसा होता है कि रेडिएशन के बाद तकलीफ बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट को बोन मेटास्टेसिस या ब्रेन मेटास्टेसिस हो गया है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है रेडिएशन थेरेपी देना। तो रेडिएशन को घबराने की ज़रूरत नहीं होती, आप रेडिएशन थेरेपी लेने के बाद पेशेंट का दर्द कम हो जाएगा। जब बीमारी ब्रेन में फैल जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ब्रेन को बचाना, क्योंकि ब्रेन जो है एक वाइटल ऑर्गन होता है। ब्रेन में अगर बीमारी जाता है, कैंसर का स्प्रेड हो जाता है तो ब्रेन में क्या हो जाता है कि ब्रेन का इडिमा हो जाता है या फिर ब्रेन में स्वेलिंग आ जाता है। उसी के साथ वो जो बीमारी या कैंसर ब्रेन में स्प्रेड हो चुका है उसमें ब्लीडिंग होने का चांस होता है। और ब्लीडिंग मतलब क्या है कि खून की जो ये होता है आर्टरी होते हैं वो फट सकते हैं, तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। और ब्रेन में अगर ब्लीडिंग हो गया तो पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है, अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं। जिस पार्ट में ब्रेन में ब्लीडिंग होता है उस पार्ट का काम कम हो जाता है या फिर वो न्यूरॉन मर जाते हैं। तो उसकी वजह से ब्रेन को अगर स्प्रेड हो गया है तो ब्रेन को रेडिएशन थेरेपी देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया इनिशियल ट्रीटमेंट। उसके बाद क्या होता है कि स्टेज 4 में हम बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं करते, तो जो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है ट्रीटमेंट करने का वो है कि पेशेंट का लाइफ स्पैन बढ़ाना। तो
अगर कोई पेशेंट का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन स्टेज 4 में 6 मंथ है, तो हम उसको 1 ईयर कैसे करें, 1.5 साल कैसे करें, 2 साल कैसे करें, इसका हम कोशिश करते हैं। तो लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए हमको कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और जो मेडिकल थेरेपीज है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये होता है कि स्टेज 4 का ट्रीटमेंट। उसी के साथ अभी कुछ नए ड्रग्स आए हैं, तो हम ज़्यादातर जो न्यू पेशेंट्स जो होते हैं स्टेज 4 के, उनमें डायग्नोसिस के बाद हम उनको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, जो बायोप्सी का जो रिपोर्ट आता है उसके बाद हम ये करवाते हैं। तो इन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट में क्या करते हैं कि कुछ कैंसर के सेल्स हैं, उसमें कुछ म्यूटेशन है क्या, उसमें कुछ टारगेटेड थेरेपी यूज कर सकते हैं क्या, उस बारे में हम जांच करते हैं। तो जांच का रिपोर्ट आने के लिए 1-2 हफ्ते का टाइम लगता है। उसके रिपोर्ट के बाद अगर उस जांच में अगर कुछ म्यूटेशंस आते हैं, जैसे कि EGFR म्यूटेशन है, अल्क म्यूटेशन है और कुछ म्यूटेशंस हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी ट्रीटमेंट पे उनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो क्या टारगेटेड थेरेपी ट्रीटमेंट क्या है? तो टारगेटेड थेरेपी ट्रीटमेंट जो होता है उनमें कुछ मेडिसिन्स टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में दे सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें आ सकता है। उसी के साथ पहले क्या होता था, कीमोथेरेपी जो होता था उसमें साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, पर टारगेटेड थेरेपी में साइड इफेक्ट्स काफ़ी हद तक कम होते हैं और काफ़ी सालों तक पेशेंट टारगेटेड थेरेपी ट्रीटमेंट ले सकता है। और उससे क्या है कि सर्वाइवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। मतलब जब से टारगेटेड थेरेपी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तब से उसके पहले क्या होता था कि एक बार स्टेज 4 का कैंसर हो गया, उसका मतलब कि कुछ महीने, मतलब 6 महीना 1 साल तक मैक्सिमम उसका लाइफ स्पैन पेशेंट का होता था। और जब से टारगेटेड थेरेपी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तब से ये जो सर्वाइवल है वो कुछ सालों में बढ़ गया है। मतलब बहुत सारे पेशेंट्स 3 साल 4 साल तक भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसकी वजह से सर्वाइवल उनका इम्प्रूव हो गया है टारगेटेड थेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से। और उसी के साथ इन बिटवीन अगर कहीं पर पेशेंट को बीमारी बढ़ जाता है, जैसे कि टारगेट थेरेपी चल रहा है और इन बिटवीन पेशेंट को कहीं पर एक जगह पे गांठ बढ़ रही है, तो इन बिटवीन भी हम उनको रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जिन लोगों में म्यूटेशंस नहीं होते हैं या फिर टारगेटेड थेरेपी के लिए एडिक्वेट जो टारगेट्स नहीं होते हैं, तो उन पेशेंट्स में हम कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कीमोथेरेपी मतलब क्या है कि कीमोथेरेपी मतलब सलाइन थ्रू दिए जाने वाले कुछ मेडिसिन होते हैं जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर डे केयर ट्रीटमेंट होता है। उसमें हम पेशेंट को एडमिट करके सुबह एडमिट करते हैं, दिन भर वो इंजेक्शन देते हैं और शाम को छुट्टी करते हैं। कुछ कीमोथेरेपी के लिए 1 से ज़्यादा दिन के एडमिशन की ज़रूरत भी हो पड़ सकती है, पर ज़्यादातर कीमोथेरेपी जो ड्रग्स है वो हम डे केयर एडमिशन से ही देते हैं। तो ये हो गया कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर जो पेशेंट, जैसे मैंने बोला कि जो 20% पेशेंट है जिनका बीमारी फैला नहीं है, जिनका बीमारी लोकलाइज्ड है, तो उनको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करना है। तो उनमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करने के लिए 2 टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो है रेडिएशन थेरेपी और दूसरा है सर्जरी। तो सर्जरी जो है वो बहुत अर्ली स्टेज के अगर ट्यूमर है, जो ट्यूमर हम ऑपरेशन करके पूरी तरह से निकाल सकते हैं और जिसका स्प्रेड ज़्यादा नहीं हो चुका है, उन पेशेंट्स में हम सर्जरी कर सकते हैं। जो पेशेंट सर्जरी के लिए एलिजिबल है वो एक्चुअली उनका नंबर काफ़ी कम होता है, पर वर्षों के अगर किसी पेशेंट में अर्ली स्टेज में अगर बीमारी डिटेक्ट हो सकता है तो उन पेशेंट्स में हम सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी करने के बाद पेशेंट का एक रिपोर्ट आता है जिसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट या सर्जिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को देख के हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि आगे पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देना है या कीमोथेरेपी देना है, वो उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड जो ट्रीटमेंट है वो रेडिएशन थेरेपी। कई बार लंग में हम रेडिकल रेडिएशन दे सकते हैं, मतलब सिर्फ रेडिएशन से भी लंग का कैंसर हम क्यूरेटिवली ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो आजकल अलग अलग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, IMRT है, IGRT है, स्टेरोटैक्टिक रेडियोथेरेपी है। तो अलग अलग टेक्निक से हम लंग कैंसर को रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। और रेडिएशन थेरेपी का एडवांटेज ये होता है कि उसमें
कोई चीर-फाड़ नहीं की जाती। तो पेशेंट को सिर्फ आना है, रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट लेना है और घर जाना है। तो पेशेंट को कोई सुई नहीं लगती या फिर ऑपरेशन नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरह से टॉलरेट होता है। साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हद तक कम होते हैं और रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सर्जरी के इक्वल रिजल्ट्स हैं। तो रेडिएशन थेरेपी जो है वो एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरह से लंग कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको अगर लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसी के साथ आप अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते तो मेरे ओपीडी में पिंपले सौदागर पुणे में आ सकते हैं। मैं आपको ओपीडी का एड्रेस भी दे दूँगा। उसी के साथ आपके अगर फैमिली में किसी को कैंसर हो गया है तो उसके बारे में मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्टॉप वरी एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कैंसर। तो उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन उस बुक में दिया है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।